सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद अहम विषय पर, क्रांतिकारी सुधारों से सुशासन की ओर बढ़ता भारत। पिछले कुछ वर्षों में देश में अनेक ऐसे सुधार हुए हैं जिन्होंने शासन व्यवस्था का चेहरा बदल दिया है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, आर्थिक सुधार हो या डिजिटल क्रांति। इन सुधारों का उद्देश्य है शासन को पारदर्शी, जवाबदेह, दक्ष और जनोन्मुख बनाना। आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान जो इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालेंगे। प्रोफेसर संजय द्विवेदी, आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आप IIMC दिल्ली के महानिदेशक भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संजय सर, आपसे पहला सवाल यही है कि सुशासन की संकल्पना क्या है और भारत जैसा जो विविधतापूर्ण देश है इसमें इसकी क्या अहमियत है? देखिए, सुशासन का मतलब ये है कि बहुत अच्छा शासन हो, ऐसा शासन जो जनता की आकांक्षाओं, जनता के सपनों, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कर सके। और कोई भी अच्छी सरकार जो होती है वो लोगों के सपनों को उनकी आंखों में देख के काम करती है। और मुझे लगता है कि पिछले लंबे समय से भारत की राजनीति में सुशासन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि एक अच्छी सरकार वही जनोन्मुख हो सकती है, वही जनता को न्याय दे सकती है, वही एक विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा कर सकती है। क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं, बहुत सारे मानकों पर अभी हमें बहुत काम करना, लंबी यात्रा करनी है। और जो लक्ष्य है विकसित भारत का वो तभी पूरा होगा जब एक पारदर्शी शासन हो, सुशासन वहाँ बने। तो ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस दो इस समय के सबसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एलिया सर, देश की आज़ादी के बाद बात की जाए शासन व्यवस्था की तो प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक तो लंबे समय की विदेशी जो सत्ता थी उसकी वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। साक्षरता की दर बहुत कम थी, यानी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी। हमारी खेती की स्थिति भी ठीक नहीं थी, और एक तरह से हम कहें तो हम एक बहुत गरीब देश के रूप में दुनिया के सामने थे। तो पहली प्राथमिकता तो ये थी रोटी, कपड़ा और मकान, जिसकी हम बात करते हैं कि लोगों को सबसे पहले भोजन की व्यवस्था हो, आर्थिक विकास के रास्ते खुलें। आर्थिक विकास से मतलब औद्योगिकीकरण हो, उत्पादन हो। हमारे यहाँ वस्त्रों का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं था, अनाज का उत्पादन नहीं था, और एक जिसको कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं उस समय बनाई गई। हर 5-5 साल के लिए एक लक्ष्य तय किए गए और योजनाएं बनाई गई। धीरे धीरे देश ने प्रगति की और एक स्थिति ये आई कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते गए। एक समय ये था कि देश ने कई सारे युद्ध भी झेले और उस समय भोजन की व्यवस्था भी हमारे नहीं होती थी। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो देश का आह्वान किया कि हफ्ते में एक दिन कम से कम लोगों को व्रत रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास अनाज की वो उपलब्धता नहीं थी। आज की जो स्थिति है, आज हमारे पास पर्याप्त अनाज के भंडार हैं, उद्योग भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, सड़कों का जाल भी है। एक तरह से हम कहें कि हम विकास के रास्ते पर सरपट एक तरह से हम दौड़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो एक आमूलचूल विकास की एक ज़बरदस्त एक लहर जैसी हमारे देश ने देखी है। सुशासन की, जैसे अभी संजय जी भी बता रहे थे कि सुशासन मतलब लोग जैसा कानून चाहते हैं, जैसा जीवन में सुविधाएं सरकार से चाहते हैं, वो उनको प्राप्त हों। पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग की व्यवस्था बहुत सुधरी है। बैंक घर घर तक पहुंचे हैं जनधन खातों के जरिए, और लोगों के पास एक डायरेक्ट बेनिफिट जो है। एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में था भ्रष्टाचार का। सरकार की जो योजनाएं जिनके लिए बनती थी उन तक वो पहुंचती नहीं थी। उनके पहुंचने के बीच में ही बहुत सारे बिचौलिए, और एक प्रधानमंत्री को तो ये तक कहना पड़ा था कि हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं दिल्ली से तो नीचे तक वो 15 पैसे पहुँचते हैं। यानी एक तरह से वो भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति थी। और आज की जो स्थिति है, तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का जो लाभ मिलना है, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, अनाज जो किसान जो बेचते हैं उनको जो लाभ मिलता है, बोनस मिलता है, वो सारी चीज़ें उनके बैंकों के खातों में आती हैं। फिर एक डिजिटल हमारे यहाँ लेन देन की बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू हो गई है, जिसकी वजह से छोटा व्यापारी 5 रुपये का भी कोई कारोबार करता है तो वो अपने जनधन खाते के जरिए UPI से वो लेन देन कर सकता है।
और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे बिजली का बिल भरना हो, कोई भी चीज़ हो, लंबी लंबी कतारों में लोगों को खड़ा रहना पड़ता था। रेलवे का टिकट लेना हो तो लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था। अब वो स्थितियाँ नहीं हैं, लोगों को सुविधाएं, और ये हर वर्ग के लोगों को, इसमें कोई वर्ग, जाति, लिंग कोई भेद नहीं है। देश के हर नागरिक को वो सारी सुविधाएं बहुत आसानी से अब मिल पा रही हैं। यानी ये एक सुशासन ही है कि लोगों को अपने काम में ज़्यादा समय मिल रहा है देने के लिए, बनस्पत वो सरकारी योजनाओं में, सरकारी कामकाज की जो लाइनों में लंबा लंबा जो खड़ा रहना पड़ता था। एक तरह से सुशासन की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो इन सारे प्रयासों से ही बने हैं, और निश्चित ही एक दिन वो आएगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सत्ता भी बन सकेंगे। आर्थिक सत्ता का अर्थ है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा रहे, उसको काम के अवसर प्राप्त हों, और सरकार का जो काम है लोगों को सुविधा देना, सरकार जहां फैसिलिटेट करती है वो व्यवस्थाएं और बेहतर होती जाए। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि क्यों सुशासन हर लोकतंत्र की रीढ़ होता है। अब बात करते उन क्रांतिकारी सुधारों की जिन्होंने भारत की दिशा और दशा बदलनी शुरू कर दी है। संजय सर, पिछले एक दशक में कौन कौन से बड़े सुधार हुए हैं जिन्हें आप सुशासन की दिशा में मील का पत्थर मानते हैं? देखिए, एक तो डायरेक्ट जो बेनिफिट है लोगों को सीधा पैसा पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के खाते में पैसे पहुंचे। तो जनधन का जो खाता खुला वो अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। अगर वो नहीं होता तो हम ये चीज़ें कर नहीं पाते, और जो एक इकोनॉमी में इतना बूस्ट दिख रहा है वो भी नहीं दिखता। दूसरा, डिजिटल इकोनॉमी जो खड़ी हुई है हमारे देश में, ये सारा पैसा दिखने लगा खातों में लोगों के। जनधन खाते खुले, और इसके बाद छोटे छोटे आदमी के पास जो है अपना पैसा जो है बैंक में रखने की सुविधा प्राप्त हो गई। उससे भारत की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक विकास दिखता है, और काले धन की जो बहुत बड़ी समस्या थी वो भी ख़त्म हुई कि बहुत सारा काला पैसा घूमता था बाजार में। आज अगर 10 लाख रुपए आपका है वाइट में तो आप बहुत बड़े आदमी हैं। पहले पैसे की इज्जत ही नहीं थी, मतलब एक तरह से। तो एक सफ़ेद पैसे की इज्जत बढ़ी है, और आपके पास सही से कमाया गया धन है तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एक अच्छे पैसे वालों की इज्जत बढ़ गई, मतलब लक्ष्मी कदर हो रही है इस देश में। और इसके साथ साथ जो किसानों के लिए जो काम हुआ कि एक सीधा उनको जो है पैसे 6,000 रुपये सालाना जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है वो अपने आप में। कि जो हमारे किसान थे उनके लिए बहुत सारी हम राहतें देते थे, पर प्रत्यक्ष उन तक खाते तक चीज़ें पहुँचे, वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसके साथ साथ जो सरकार ने जो है एक तंत्र खड़ा किया कि सड़कों का जो काम हुआ है अधोसंरचना पे, आप देखिए अमेरिका आज़ाद हुआ सबसे पहले सड़कें बनानी शुरू की। लोग कहते भी हैं कि सड़कों ने अमेरिका को बनाया, और हम आज़ादी के इतने सालों के बाद सड़कों पे उतर के आए। मतलब अटल जी की सरकार आई तब जाके हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई, तो एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी। इसके साथ साथ देखिए गांव-गांव बिजली पहुंचाना कितना कठिन संकल्प था, और हमें मानते थे इतने दुर्गम इलाकों में, गाँव में, जंगलों में, पहाड़ों में, हिंदुस्तान ऐसा छोटा देश तो है नहीं, भौगोलिक स्थितियाँ बड़ी विषम है, वहाँ पर अंतिम गाँव तक, अंतिम छोर तक बिजली पहुँची। गांव में टैप का वाटर पहुंचेगा, कोई सोच ही नहीं सकता था, शुद्ध जल लोगों तक पहुंचेगा। और शौचालय का जो एक अभियान चला, बहुत बड़ी बात है कि हर गांव में महिलाओं के सम्मान के साथ जोड़ा उस विषय को, और गांव-गांव तक शौचालय बने। ये दिखने में बड़े छोटे काम लगते हैं। स्वच्छता के अभियान को उन्होंने अपने हाथ में लिया, प्रधानमंत्री ने स्वयं, जिस बात को राष्ट्रपिता हमारे कहते आए कि स्वच्छता, हाइजीन को लेकर इतनी बातें होती रही देश में, पर एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं वो ज़मीन पर उतर के जो काम हुआ और प्रधानमंत्री ने उसको संभव किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो दिखने में शायद छोटी लगती हैं, प्रधानमंत्री झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री शिक्षा पर जोर क्यों दे रहे हैं, पर ये बहुत बड़ी चीज़ें थी। और मुझे लगता है इसने गाँव का ही नहीं, शहरों का भी बहुत चेहरा बदला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ई कचरे का निपटान, डिजिटलीकरण जैसे बहुत बड़े बड़े सुधार हुए हैं। इलियास सर, अगर बात की जाए आर्थिक क्षेत्र की, तो जैसे जीएसटी है और क्या कहते हैं दिवालियापन संहिता जैसे सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, दो चीज़ें इस देश में बहुत ही गंभीर थी। किसान की अभी संजय जी ने जैसे बात की, तो किसान की भी एक समस्या बहुत बड़ी थी। वो जो निजी क्षेत्रों के लोगों से, साहूकारों से जो कर्ज लेते थे, और वो कई कई गुना बढ़ता जाता था। ये माना जाता था कि किसान हमेशा कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। तो कर्ज की जो व्यवस्था है, साहूकारी की जो व्यवस्था है, जिस तरह के जो पहले कानून थे, वो सारे कानूनों को सरकार ने, जो गैर जरूरी कानून थे उनको खत्म किया और नए सिरे से कानून लागू किए। और किसानों को अगर क्रेडिट की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, या किसानों को ही क्यों, उद्यमियों को भी किसान लोन की आवश्यकता है, तो लोन मिलने के तरीके बहुत आसान हो गए, और बैंक बिना गारंटी के बैंक लोन नहीं देते थे। लेकिन आज ये स्थिति है, आप विद्यार्थी हैं, आप किसान हैं, आप उद्यमी हैं, आप महिला उद्यमी हैं, आप स्व सहायता समूह चलाने वाली जो महिलाओं के समूह हैं वो हैं,
बहुत आसानी से बहुत कम दर पर बैंकों से आपको ऋण की सुविधा मिल जाती है। सरकार ने गारंटी ली है, विद्यार्थियों की भी गारंटी सरकार ले रही है, उद्यमियों की भी गारंटी सरकार ले रही है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, स्वसहायता समूह भी बहुत उस देश की प्रगति में आगे आए हैं। महिलाओं के समूह जो हैं, विद्यार्थी शिक्षा के लिए जो पाना चाहते हैं वो आगे आए हैं, और छोटे छोटे उद्यमी बहुत शिक्षित नहीं हैं लेकिन वो उनका जो काम बहुत अच्छा करने का था उसको वो आगे बढ़ा पा रहे हैं। सरकार गारंटर की तरह उनके साथ खड़ी है और बैंक उनको आसानी से अब लोन दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। जीएसटी के सुधारों की जहाँ तक बात है, जीएसटी के सुधार की बात जो पूर्ववर्ती सरकार थी, यूपीए की कांग्रेस नीति सरकार, तब से वो लगातार एक बात चल रही थी। लेकिन होता ये था कि राजनीतिक विरोध इस तरह का रहता था कि जो केंद्र में सत्ताधारी दल के 7 लोग हैं वो समर्थन करते थे और जो नहीं होते थे वो विरोध करते थे। जब सरकार बदली तो जो दल भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों की सरकारें राज्यों की विरोध करती थी वो समर्थन की भूमिका में आई और जो विरोधी दल थे वो विरोध की भूमिका में आ गई। लेकिन इस सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया कि सभी दलों ने सर्वसम्मत रूप से एक देश एक कानून जीएसटी को जो लागू किया, और उसका हमने ये देखा कि उससे जनता पर बोझ नहीं पड़ा बल्कि अर्थव्यवस्था हमारी और मजबूत हुई और राज्यों को ज़्यादा पैसा मिलने लगा। बिल्कुल। पहली श्रेणी के जो सुधार हुए, अब जिसको जीएसटी 2.0 जिन्होंने प्रधानमंत्री ने इस बार के जो स्वतंत्रता दिवस पर जो संबोधन किया लाल किले से, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने टैक्स को लेके, सामान्य तौर पे ये होता था कि बजट जब आता था वित्त मंत्री उस समय इस तरह के सुधारों की बात करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा कि देश को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जीएसटी का जो सुधार हुआ है, दूसरा वाला सुधार, अब आप देखिएगा उनका असर आप देखेंगे कि इकोनॉमी और ज़्यादा हमारी ग्रो करेगी, न केवल देश में ग्रो करेगी बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की एक राजनीति पूरी दुनिया में चल रही है, खासकर अमेरिका जैसे देश टैरिफ बार के जरिए भारत जैसे विकासशील देशों की प्रगति को कहीं कम करना चाहते हैं, उससे भी हम वो जीएसटी का जो दूसरा चरण शुरू हुआ है सुधारों का और जो टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, जैसे हमने कोरोना को झेला था वैसे ही इस तरह के जो दबाव अंतर्राष्ट्रीय हैं उनको भी न केवल हम झेलेंगे बल्कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बहुत लक्षित जो हमारा समय है उसके पहले ही निश्चित ही बन सकेंगे। बिल्कुल सही कहा सर। आर्थिक मामलों में जिस तरह से देखा जाए तो पारदर्शिता काफी बढ़ रही है, उसका असर ये पड़ा है कि टैक्स पेयर्स भी अब खुलकर टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल भी टैक्स पे करने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जैसे हम अपने उदाहरण से सीखना चाहिए हमें। जैसे मैं हर साल अपना टैक्स का रिटर्न फाइल करता हूँ, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन पहले जो था कि आपने टैक्स का रिटर्न फाइल किया, उसका आपका जो पैसा वापस मिलना है, जो आपका अलग अलग जगह से पैसा, वो आने में बहुत समय लगता था, कई बार आता ही नहीं था, बल्कि उसको पाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था। अब ये होता है कि आपने जैसे रिटर्न फाइल किया और कुछ दिनों के अंदर आपके खाते में अपने आप आपके पास एक SMS आता है बैंक से कि आपका इतना पैसा आया। जब आप देखते हैं अरे ये मेरा इनकम टैक्स मेरा जो कट गया था और जो मुझे वापस मिलना था मुझे मिल गया, तो बिना किसी आवेदन के आपको ये आसानी से मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसी में बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे कर्मचारी वर्ग और बहुत सारे ऐसे लोग जो व्यापारी भी नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी भी नहीं हैं, मेरे जैसे प्रोफेशनल जो लोग हैं, पत्रकार हैं और तमाम तरह के, उनको भी ये अब सुविधा मिल गई है और एक लिमिट के ऊपर टैक्स लग रहा है। टैक्स इतना आसान है कि लोग टैक्स देने में संकोच नहीं करते, बल्कि एक और प्रवृत्ति लोगों के बीच में पनप रही है। एक वक्त था कि लोग ये देखते थे कि हमें ऐसा कौन सा व्यक्ति मिल जाए, कोई सीए जो ये बताए कि हम टैक्स कैसे बचाएं, न देना पड़े, देना चाहते हुए न देना पड़े। लेकिन अब आज की तारीख में लोग कुछ टैक्स सरकार के खाते में जाता है तो लोग कहते थे जाना चाहिए यार, सड़क पे हम भी तो चलते हैं। जैसे स्वच्छता के बारे में लोगों के विचार बदले हैं कि हमें गंदा नहीं करना चाहिए, वैसे टैक्स देना चाहिए, इस तरह की प्रवृत्ति भी आई है, क्योंकि लोग उस पैसे का उपयोग ब्रिज बनने में देख रहे हैं, उस आरओबी बनने में देख रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है देश में, वो टैक्स के पैसे से विकास लोगों को अब दिख रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का जो रास्ता था बीच का वो बंद हो गया है, तो लोग भी अब टैक्स देने में सहयोग कर रहे हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। संजय सर, आपने डीबीटी के बारे में बहुत ही अच्छे से हमारे श्रोताओं को बताया, चाहेंगे डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
देखिए, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के नाते सुशासन संभव ही नहीं है अगर आप ई गवर्नेंस में नहीं जाते। तो सुशासन की पहली गारंटी है कि आपका सब कुछ पारदर्शी हो, और मशीनों पे जब आप निर्भर हो जाते हैं, तकनीक पर आप निर्भर हो जाते हैं, जितना अधिक जो देश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है उतनी उसकी व्यवस्था पारदर्शी होती चली जाती है। मनुष्य अगर बीच में आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, हम सब मानते ही हैं। और जितना आप मशीनों पर निर्भरता करेंगे, जितना आप गवर्नेंस आपकी मतलब तकनीक पर निर्भर हो जाएगी, उतनी सुविधाएं लोगों को मिलती चली जाएंगी। जनता के लिए सुविधा होती है। आज छोटे छोटे जो काम लोगों के होते हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं, मतलब उसको व्यक्ति से मिलना ही नहीं है। जब व्यक्ति से आप नहीं मिलते तो गड़बड़ होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा भ्रष्टाचार दो लोगों की सहमति के नाते चल रहा था कि दोनों सहमत है तो उसको आप रोक ही नहीं सकते। अब क्योंकि व्यक्तियों की मुलाकात ही नहीं हो रही है आपस में, मशीनें ही सारा काम कर दे रही हैं, ऑनलाइन सारा ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत सारे काम आपके ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ई गवर्नेंस ने एक सुविधा प्रदान कर दी है लोगों को कि वो अब जो है घर बैठे, और समय बहुत बचता। सबसे जो बड़ी बात होती है कि आप घर बैठे सारे तरह के बिल्स का आप आदान प्रदान कर ले रहे हैं, सब कुछ चीज़ें कर ले रहे हैं ऑनलाइन माध्यमों से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसने ही सुशासन को संभव किया है। और ये अपने आप में कि लोक कल्याणकारी सरकार का काम है कि वो धीरे धीरे ऐसी व्यवस्थाएं बनाती चली जाए, क्योंकि सरकार का ये काम है कि वो करे और सीखे। जैसे जीएसटी का जो पहला वो आया, उसके बाद सरकार ने कितने परिवर्तन किए। बिल्कुल। कभी ये सुना गया कि टैक्स कम होते हैं, पर टैक्स कम हुए देखा लोगों ने, और अंततः वो लोक कल्याण में वो धन काम आता है, जनता के विकास में वो पैसा खर्च होता है। तो मुझे लगता है गवर्नेंस जो है इससे ज़्यादा संभव होती है। बिल्कुल। तो ई गवर्नेंस हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे फ़ायदे भी हम इससे ले रहे हैं। सर, जैसे कि आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत, नई शिक्षा नीति जैसे जो सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आए हैं, उन पर जनजीवन पर क्या असर पड़ा है? देखिए, ये जो आयुष्मान भारत है वो एक तरह से इसको हम वरदान कह सकते हैं। एक तरह से उन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं होने के कारण अपने परिजनों का इलाज कराना जिनके लिए संभव ही नहीं था, या हालात हम ये देखते थे कि किसी व्यक्ति के घर में, किसी किसान के घर में किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाता है तो आप समझ लीजिए उसकी पूरी जमीन बिकना तय है। सही कहा। किसी घर में कोई गंभीर बीमार हुआ और उसकी जमीन जायदाद बिक जाती थी और उस व्यक्ति का जीवन बचाया नहीं जा सकता था। दर दर उसको भटकना पड़ता था, इस अस्पताल में उस अस्पताल में। दो चीज़ें एक साथ हुई। एक तो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बेहतर हुई हैं, पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई हैं। फिर सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना जो लागू की है, 5 लाख रुपए तक का इलाज उसमें मुफ्त है। निजी अस्पताल में भी किसी को व्यक्ति को ले जाया जा सकता है, सरकारी अस्पताल में तो है ही वो। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सक रहा है, और वो जो समय और पैसा लोगों का उसमें लगता था इलाज कराने में, वो नहीं लग रहा है। एक तरह से मतलब उनका परिवार की आर्थिक स्थिति डामाडोल नहीं हो रही है, उनका आर्थिक कामकाज प्रभावित नहीं हो रहा है, और व्यक्ति का इलाज भी संभव हो पा रहा है। तो एक तरह से ये आयुष्मान भारत योजना पूरे देश के तमाम लोगों के लिए वरदान है। और उन्होंने एक काम और भी उसमें बेहतर किया, जैसे हमने जीएसटी में देखा कि वो अगले पीढ़ी के उसमें सुधार किए, अगले कदम उसमें उठाए। आयुष्मान भारत में भी अब ये कर दिया कि जो 70 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको सबको उसमें बीपीएल का कोई बंधन नहीं है, उसमें जाति का कोई बंधन नहीं है, लिंग का कोई बंधन नहीं है। 70 साल से ऊपर के सारे व्यक्तियों के लिए वो उपलब्ध है। उससे नीचे के व्यक्ति हैं उनके लिए उनको बीपीएल देखना पड़ेगा, या वो कार्ड उनके पास, उनकी सारे लोगों को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को वो अगर दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी व्यवहार है, क्योंकि इस उम्र में वो बीमारियां लोगों को होती ही हैं, और अगर वो उस वर्ग में नहीं आते और कार्ड नहीं है तो उनको बड़ी दिक्कत थी, तो उसको भी दूर कर दिया गया है। इसके अलावा कई सारी बीमारियां पहले उसमें कवर नहीं होती थी, वो एक कवरेज का एरिया भी बढ़ाया है। तो स्वास्थ्य के लिए एक तरह से वरदान है वो आयुष्मान भारत योजना। इसके अलावा और भी तरह की चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। दवाइयों की उपलब्धता जो है, जेनरिक दवाइयाँ हैं, वो ज़्यादा उपलब्ध अब हो पा रही हैं। पहले ये था कि इलाज के अलावा आपके पास जो दवाइयाँ लेनी है, आपका अस्पताल में आप भर्ती रहते हैं, उसके पहले के जो टेस्ट होते हैं वो, उसके बाद में जो दवाइयाँ लगती हैं वो भी बहुत बड़ा खर्च एक होता था, वो भी अब काफ़ी मात्रा में कम हुआ है, लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। बिल्कुल सही कहा सर। शिक्षा नीति के बारे में संजय सर आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप इसी क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय का आपका अनुभव है, तो नई शिक्षा नीति किस तरह कारगर साबित हो रही है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 3 चीज़ों पे फोकस करती है, क्योंकि शिक्षा नीतियाँ तो कई आई,
पर इस शिक्षा नीति का जो सबसे क्रांतिकारी वो है कि उसने जो विषय शौक के थे कि भाई ठीक है पढ़ाए जा रहे हैं पर उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी, उसको वैल्यूएशन में शामिल किया। ये 3 चीज़ों पे शिक्षा नीति फोकस करती है। सबसे बड़ी बात वो कहती है नैतिक शिक्षा, कि नैतिक शिक्षा की अगर हम खूब पढ़ा लिखा दिया लोगों को पर उनको नैतिक आचरण नहीं सिखाया, अच्छा मनुष्य नहीं बनाया, तो शिक्षा का लाभ क्या है। तो पहला फोकस इसका नैतिक शिक्षा पर है, भारतीय मूल्यों से जोड़ने पर है। दूसरा फोकस इसका है पर्यावरण की शिक्षा पर, कि आप अपने पर्यावरण को इस लायक बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ रह सकें। एक बहुत खतरनाक समय से हम गुजर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जलवायु परिवर्तन के नाते जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं और हम भी उसके शिकार हैं। तो एक पर्यावरण शिक्षा पर बहुत जोर है। तीसरा इसका जोर कौशल विकास पर है। पहले क्या था कि जो व्यक्ति जितना पढ़ता जाता था उतना विकल, उतना लाचार, उतना बेचारा होता चला जाता था। मैंने आपको शिक्षा में आप ऊपर बढ़ते थे पर आपको कर श्रम से शर्म आने लगती थी, आप किसी तरह के किसी काम के लायक नहीं थे। जितना अधिक आपने पढ़ लिया उतना ही आप लाचार और बेचार हो जाते थे। वही बाद में बेरोजगारों की फौज बढ़ती थी। तीसरा जो काम है कौशल विकास, उसमें स्किल डेवलपमेंट को जोड़ा उन्होंने, जिसको गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में जोड़ा था, तो उस चीज़ को जोड़ा उन्होंने। तो 3 चीज़ों पर करके उन्होंने शिक्षा की एक संपूर्णता, एक मनुष्य जो है अगर पढ़ रहा है तो वो विकल और लाचार ना हो, बल्कि किसी न कुछ कौशल सीख करके निकले, ताकि कम से कम अपना खर्च चला सके, अपना रोजी रोटी कर सके और वो समाज के सामने हाथ न फैलाए। तो ये बहुत बड़ा योगदान कौशल विकास के नाते, और जगह जगह पर अब ये व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं कि एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा होगी, पर्यावरण पर आधारित शिक्षा होगी और कौशल विकास की शिक्षा होगी, जिसके नाते व्यक्ति को लाचार नहीं होना पड़ेगा, वो अपने योगक्षेम के लिए कुछ ना कुछ कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। सर, अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो सुशासन की राह में अभी भी बाधा बनी हुई है? देखिए, 2 चीज़ें हैं जो सुशासन की तरफ सरकार ने जो कदम बढ़ाया। एक तो उसमें अभी हम लोगों ने बात नहीं की, जिसकी भारतीय न्याय संहिता जो लागू की है, इंडियन पीनल कोड जो अंग्रेजों के ज़माने से हमारे देश में चल रहा था, उसको पूरी तरह से बदलाव, थोड़ा थोड़ा बदलाव तो होता रहा था, लेकिन इतना व्यापक बदलाव, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया है। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है और उसको न्याय प्रक्रिया संहिता भी उस तरह से बनाई है, धाराएं बदली हैं, अपराधों के प्रति अपराधी के प्रति जो सजा का जो प्रावधान था, उस सारी चीज़ों में एक बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। उससे समाज के लिए बहुत ज़रूरी था, कानून व्यवस्था एक का भारतीयकरण होना बहुत ज़रूरी था, वो हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आज है, संजय जी ने बहुत बेहतर कहा कि कौशल विकास पे जोर है। शिक्षा में कौशल विकास है, इसके अलावा जो लोग उस उम्र में हैं जो अभी शिक्षा में नहीं है, शिक्षा से बाहर जो जा चुके हैं, उनको भी स्किल्ड किया जा रहा है। तो एक तरफ स्किल पर जोर है। दूसरा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमने अभी बात की कि चौथी अर्थव्यवस्था हम दुनिया की बन गए हैं, हमें उसको और आगे अगले लेवल पर ले जाना है। तो हम भारत में जो चीज़ें पैदा हो सकती हैं, जो चीज़ें हम भारत में बना सकते हैं, खासकर जैसे हम देखें रक्षा उपकरण तक हमारे देश में बन रहे हैं, तो हम भारतीय उत्पादन पे जो जोर दे रहे हैं, क्योंकि 140 करोड़ की हमारी आबादी है। हम अगर इस तरह से उत्पादन करें कि हमारी अपनी ज़रूरतें हम जितनी ज़्यादा पूरी कर सकेंगे और जितना ज़्यादा हम अपना निर्यात बढ़ा सकेंगे, तो उससे हमारे देश की आर्थिक प्रगति होगी। सरकार उस दिशा में निश्चित रूप से आगे कदम बढ़ा रही है और लोग भी उसके साथ कदम ताल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उद्योग का क्षेत्र हो, शैक्षणिक ग्रोथ हो। हमारे शिक्षा संस्थानों की स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय भी थे, सब चीज़ें थी, लेकिन दुनिया के स्तर पर हमारी शिक्षा का स्तर कहीं कमतर था। अब हमारे देश के जो संस्थान हैं वो भी कहीं वर्ल्ड रैंकिंग में वो स्थान हासिल कर रहे हैं। तो हमारे देश के यूथ के सामने देश के अंदर काम करने के बहुत अच्छे अवसर हैं, देश के बाहर जाकर काम करने के अवसर हैं, क्योंकि विकास के लिए विदेशी मुद्रा की भी बहुत एक बड़ा एक फैक्टर एस्पेक्ट होता है, वो भी हम फुलफिल कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया के सामने एक ताकत के तौर पर खड़े हैं। भारत की छवि अब एक ऐसे देश की बन रही है जो किसी के आगे झुकता नहीं है, सबसे मैत्री रखता है, किसी के आगे झुकता नहीं है और वो सबकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर वो रहता है। हाल ही में हमने देखा अफगानिस्तान में सबसे पहले हमने मदद की, जहाँ कहीं भी संकट होता भारत वहाँ खड़ा रहता है। तो विश्व मैत्री, बढ़ती हुई ताकत और लोगों का सहयोग और लोगों की उन्नति, ये सब काम एक सही दिशा में जा रहा है। निश्चित ही भारत के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। बिल्कुल, जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपने बहुत ही अच्छे से बताई। संजय सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को अपना प्रेरक संदेश दें, जिससे वो भी सुशासन के क्षेत्र में एक कदम अपना बढ़ा सकें। देखिए, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को इस लक्ष्य को ध्यान में रखना है कि 2047 में हमको विश्व की
श्रेष्ठ शक्ति बनना है, एक ऐसी शक्ति बनना है जो लोगों को देने वाली होगी। देखिए हमारे समाज में है जो देता है वो देवता है। हम विश्वगुरु इसलिए थे कि हम दुनिया को देते थे, ज्ञान देते थे, विज्ञान देते थे, संस्कृति और संस्कार देते थे। अर्थव्यवस्था में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा था। अंग्रेजों के आने के पहले हम 36% बिजनेस दुनिया का क्लेम करते थे। तो वो जो एक शक्ति हमें बनना है जिस, और भारत का ताकतवर होना, भारत का श्रेष्ठ होना, भारत का आगे होना विश्व शांति की भी गारंटी, क्योंकि हम अकेले ऐसे दुनिया के मुल्क हैं जिसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि जहाँ भी गए वहाँ पर शांति का संदेश दिया और एक सुंदर दुनिया बनाने में, एक बेहतर दुनिया बनाने में, रक्तपात विहीन दुनिया बनाने में हमने हमेशा मदद की है। और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र रहा है और इस नाते पूरी दुनिया हमें बड़ी आशा के साथ देख रही है। पर यह जिम्मेदारी पूरे करने की हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया का जो एक दायित्व है वो लें और सारी दुनिया को सुख और शांति से भर दें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और प्रेरक संदेश दिया आपने हमारे श्रोताओं को। एलियट सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मेरा ये कहना है कि हमें लोकतंत्र में नागरिक के नाते हमारी एक भूमिका तय है। एक तो हम अपनी आजीविका के लिए जो काम करते हैं, इसके अलावा हम नागरिक के तौर पे हमारा जो कर्तव्य है, जी। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, हमारे आसपास के लोग जो हैं, हम अपने पर्यावरण की चिंता करें, अपने आसपास की, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसकी हम चिंता करें। और अगली पीढ़ी जो हमारे हमसे आने वाली पीढ़ी जो है उसको कम से कम देश के विकास को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर और पूरी दुनिया के जो लोक कल्याण की बात संजय जी ने जो अभी वसुधैव कुटुंब की बात कही, हम उसी भाव से हम हम अपने नागरिक को विश्व नागरिक की तरह देखें ताकि पूरी दुनिया में सुख शांति आ सके। हम अपनी भूमिका निभाएं और दूसरों को उसके लिए प्रेरित करें, तैयार करें। जितना भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि भारत तेजी से सुशासन की दिशा में अग्रसर है, लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता अनिवार्य है। आप दोनों कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बहुमूल्य बातें हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। सुर्खियों में